22 जून की सुबह जब पूरा मिडिल ईस्ट सो रहा था, अमेरिका का B-2 स्प्रिट बॉम्बर चुपचाप ईरान की हवाई सीमा में घुस चुका था। ना कोई अलार्म, ना कोई रेडार सिग्नल, और अगले 5 मिनट में फोर्डो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स इतिहास बन चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, 12,000 किलोमीटर दूर से आया बॉम्बर कैसे दुनिया की नज़रों से बच गया? और क्या GBU-57, जिसका वजन 14,000 किलो के आसपास होता है, क्या ये बम सच में 60 मीटर नीचे जाकर धरती को चीर सकता है? चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन की पूरी साइंस। 21 जून की रात अमेरिका के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर उड़ान भरते हैं। ये रास्ता सीधा नहीं था। रूस और चीन की नजरें पहले से ही अलर्ट पर थी, इसलिए ये फाइटर प्लेन्स एटलांटिक ओशियन पार करते हैं, साउथ यूरोप की सीमाओं से होते हुए सऊदी अरब और इराक की एयर स्पेस से होकर पर्शियन गल्फ में दाखिल होते हैं। यहाँ पहले से मौजूद थे KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स। इन्हें मिड एयर रिफ्यूल किया जाता है, जिससे ये बिना रुके टारगेट तक पहुँचते हैं। अब बात करते हैं उस बम की जिसने ईरान की बंकरों को जड़ से हिला दिया। उस बम का नाम है GBU-57 MOP, यानी मासिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर, और इस बम का वजन है 14,000 किलो। इस बम की लंबाई है 20.5 फीट और ये जमीन पे 60 मीटर तक घुस सकता है। इस बम में थ्रस्टर नहीं होते, ये सिर्फ अपने वजन, GPS प्लस INS गाइडेड और काइनेटिक एनर्जी की मदद से टारगेट को हिट करता है। इसकी बॉडी बनी होती है फेरो कोबाल्ट अलॉय से, इतनी मजबूत कि बंकर का रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी इसे रोक नहीं पाता। अब बात करते हैं ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स की जिन्हें डिसेबल किया गया। सबसे पहले आती है फोर्डो, जो कि पहाड़ी के अंदर 80 से 90 मीटर नीचे स्थित थी, और दूसरी साइट थी नतांज, जो कि जमीन से 40 से 50 मीटर की गहराई में स्थित थी। यहाँ लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूग लगे हुए थे जो यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यूरेनियम एनरिचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम से 235 आइसोटोप की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि वह न्यूक्लियर रिएक्टर या बम में इस्तेमाल हो सके, जिसमें यूरेनियम को 90% तक शुद्ध किया जाता है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान पहले ही 60% तक एनरिच कर चुका है। तीसरी साइट थी इस्फहान, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं और रिसर्च प्रोसेस चल रही थी। यह साइट सरफेस पर ही स्थित थी। इन सभी को इस ऑपरेशन में डिसेबल किया गया। इजराइल भी कई सालों से इसी बम का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनके पास है GBU-28, जो कि सिर्फ 6 मीटर तक ही पेंट्रेट करता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि फोर्डो की एनरिचमेंट फैसिलिटी 80 से 100 मीटर नीचे है, ऊपर पहाड़ है, एंड देन रेनफोर्स्ड कंक्रीट और फिर अंडरग्राउंड लैब। तो जब GBU-57 की पेंट्रेशन लिमिट ही 60 मीटर है, तो ये इतनी गहराई तक पहुंचा कैसे? इस ऑपरेशन की सबसे अहम रणनीति यह रही कि पहला GBU-57 बम सिर्फ पेंट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी वह पहाड़ और ऊपरी संरचना को भेदकर नीचे एक रास्ता बनाता है। दूसरा बम उसी बने हुए रास्ते से होकर गहराई तक जाता है और मुख्य फैसिलिटी को निशाना बनाता है। अगर पहले ही प्रयास में टारगेट तक पहुंचकर डेटोनेशन हो जाए तो मिशन सक्सेसफुल, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो एक और बम लॉन्च किया जाता है जो उसी ट्रैक से अंदर होकर पेंट्रेट करता है और देन ब्लास्ट करता है। इस तरह की रणनीति में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है सेंटीमीटर लेवल की प्रिसीजन, क्योंकि अगर बम थोड़ी सी भी दिशा से भटक जाए तो वो वह न तो पहले से बने पाथ में जाएगा और न ही नीचे छिपी फैसिलिटी तक पहुंच पाएगा। फिर भी अमेरिका का दावा है कि स्ट्राइक सफल रही, तो इसी मल्टी बम प्रिसीजन गाइडेड अप्रोच से टारगेट तक पहुंचकर फोर्डो जैसी गहराई में बनी फैसिलिटी को तबाह किया गया। और यहीं पर B-2 स्प्रिट बॉम्बर की ताकत सामने आती है। ये प्लेन बिना डिटेक्ट हुए टारगेट तक पहुंचता भी है और मल्टीपल बॉम्ब्स बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर फेंकता भी है। और शायद यही वजह रही कि अमेरिका ने कहा मिशन सक्सेसफुल था। ये था IITN ज्ञान 2.0 का आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।